लगभग 4 महीने से एक व्यक्ति लापता था। यूं कहे कि वह अचानक गायब हो गया था। जिस किसी से भी उसका संपर्क रहा था, हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, आखिर शिवा कहां चला गया। शिवा सक्सेना, यह नाम हर किसी की जुबान पर था। उसके दोस्त, जान पहचान वाले, रिश्तेदार और सब के सब उस परिवार से संपर्क कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। न शिवा का फोन लग रहा था, न कोई सुराग मिल पा रहा था। धीरे धीरे मामला पुलिस तक पहुंच गया। जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो उन्होंने भी इसे हल्के में नहीं लिया। पुलिस ने अपने मुखबिर तैनात किए, अलग अलग जगहों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मुखबिरों से मिली जानकारी से धीरे धीरे वो 2 नाम सामने आने लगे, एक महिला का और दूसरा एक पुरुष का। शक गहराता गया। आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी की और उस महिला तथा उस पुरुष को अपनी हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस उन्हें उसी जगह ले जाती है जहां शिवा को आखिरी बार देखा गया था, वही जगह जहां से वो अचानक गायब हुआ था। जैसे ही पुलिस उस मकान के अंदर जाती है, सामने एक आंगन दिखाई देता है। महिला पुलिस के साथ नीचे ही रहती है, लेकिन वह पुरुष जैसे ही सीढ़ियों के रास्ते छत पर चढ़ने लगता है, उसके साथ 1-2 पुलिसकर्मी भी छत पर चढ़ जाते हैं। छत पर पहुंचते ही वह व्यक्ति इधर उधर टहलने लगता है और तभी वह अचानक छत से नीचे छलांग लगा देता है। छत के पीछे एक बहुत बड़ा गंदा नाला था। उसके आगे एक खुला सा मैदान था। चाहे कोई कितनी भी ताकत से कूदे, वहां गिरना तय था। वह व्यक्ति सीधे उस गंदे नाले में गिर जाता है। नाला बेहद गंदा था। तेज दुर्गंध, कीचड़ और गंदगी से भरा हुआ वह नाला। इसके बावजूद भी वह आरोपी पूरा का पूरा उसी नाले में समा जाता है। कुछ पल के लिए पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। उस हालात में नाले में कूदकर पीछा करना आसान नहीं था। ऊपर से वह रास्ता आगे चलकर तंग गलियों में निकल जाता था। पुलिस समझ चुकी थी कि फिलहाल यह लोग प्राइम सस्पेक्ट है, दोषी साबित होना अभी बाकी है। इसलिए पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उस महिला को अपने पास रोक लिया। महिला से साफ साफ कहा कि वह व्यक्ति तो भाग गया, लेकिन तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। शिवा कहां है, किस हाल में? सख्ती बढ़ाई गई और तब उस महिला ने जो कहा, उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। महिला ने हाथ उठाकर एक सेप्टिक टैंक यानी कि शौचालय की टंकी की तरफ इशारा किया और कहा वो इसके अंदर है। यह सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने फिर पूछा, कहां? महिला ने दोहराया, इसी सेप्टिक टैंक के अंदर। इसके बाद नगर निगम की टीम को बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक लगातार मशक्कत चलती रही। गंदगी बाहर निकाली गई और उसी गंदगी के बीच एक इंसान की लाश मिली। लाश 3 टुकड़ों में थी और करीब 4 महीने से उसी टैंक के अंदर बंद थी। आखिरकार शव को कब्जे में लिया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन जो व्यक्ति छत से कूदकर नाले में भागा था, उसे पकड़ने की कोशिशें लगातार चलती रही। जब साल 2026 आता है और जनवरी महीने की बात करें तो लगभग 9 साल बीत चुके थे, लेकिन वह व्यक्ति आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस कहानी में आगे क्या होता है। अब सवाल यही उठता है, भागने वाला व्यक्ति कौन था, वो महिला कौन थी और मरने वाला आखिर कौन था। इन्हीं सवालों के जवाब इस कहानी के जरिए धीरे धीरे सामने आते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरि सिंह। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जुड़ी हुई है। बलरामपुर का रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम जी। राम जी के परिवार में उनकी पत्नी सुलोचना थी और एक बेटा था जिसका नाम था शिवा सक्सेना। उस वक्त शिवा की उम्र लगभग 13 साल के आसपास थी। यह घटना साल 2000 की है। उस समय राम जी, उनकी पत्नी सुलोचना
और उनका बेटा शिवा, तीनों लोग गोंडा के मसौली नाम की एक जगह की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक सामने से एक ट्रक आ जाता है और फिर जो होता है वह इस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि राम जी की मौके पर ही मौत हो जाती है। राम जी की पत्नी सुलोचना को भी गंभीर चोटें आती है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो उन्हें पूरी तरह जिंदा कहा जा सकता था और ना ही पूरी तरह मृत। मानसिक और शारीरिक रूप से वे पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन इसी हादसे में एक बात ऐसी होती है जो सबको चौंका देती है। राम जी का बेटा शिवा टक्कर के बाद वाहन से दूर जा गिरता है और बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है। उसे कोई गंभीर चोट नहीं आती। हादसे के बाद शोर मच जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस राम जी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सुलोचना को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और शिवा जो पूरी तरह सुरक्षित था उसे अलग रखा जाता है। समय आगे बढ़ने लगता है। शिवा सक्सेना धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी मां की मानसिक और शारीरिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं हो रही थी। ऐसा बताया जाता है कि कुछ सालों बाद सुलोचना की भी मौत हो जाती है। अब शिवा सक्सेना इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। वह पढ़ाई लिखाई और काम करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन वह अभी भी एक नाबालिग बच्चा था। गांव के लोगों और जिम्मेदार व्यक्तियों को चिंता होने लगती है कि इस बच्चा का आखिर आगे क्या होगा। तभी गांव के लोग उसके मामा से संपर्क करते हैं। शिवा के मामा का नाम था जनक राज। वे लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर सी में रहते थे। जब उनसे सिफारिश की जाती है तो जनक राज अपने भांजे शिवा को अपने साथ लखनऊ ले जाते हैं। लखनऊ आने के बाद शिवा का पूरा ध्यान रखा जाता है। हालांकि जनक राज का अपना भी एक बेटा था, लेकिन वे अपने बेटे के साथ साथ अपने भांजे शिवा के भी बराबर देखभाल करना शुरू कर देते हैं। यहीं से शिवा सक्सेना की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है और आगे चलकर यही मोड़ उसे एक ऐसी कहानी तक ले जाता है जिसका अंत कोई सोच भी नहीं सकता। शिवा की पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके हर खर्च की जिम्मेदारी उसके मामा ही उठा रहे थे, क्योंकि उस बच्चे के माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए उनके मामा ही उसके लिए माँ और बाप दोनों की भूमिका निभा रहे थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ गया। शिवा ने पढ़ाई शुरू की और पढ़ते पढ़ते उसे एक नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद वह अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगता है। अब वह दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं था। यही देखकर उसके मामा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब शिवा के शादी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। यह बात है फरवरी 2013 की। लखनऊ का ही एक इलाका पड़ता है विरहाना। वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम था मधु अस्थाना उर्फ डॉली। शिवा के मामा के तरफ से उस लड़की के परिवार से बातचीत की जाती है। शिवा की पूरी जिंदगी की कहानी, उसका बीता हुआ दर्द सब कुछ साफ साफ बताया जाता है। लड़की के परिवार वाले पूरी बात सुनने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। आखिरकार शिवा सक्सेना और मधु अस्थाना उर्फ डॉली की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों को रहने के लिए हरिओम नगर में एक किराए का मकान दिलवाया जाता है और दोनों वहीं रहना शुरू कर देते हैं। शिवा प्राइवेट नौकरी करता है। कभी कभी अपने गांव चला जाता है तो कभी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और करीब 1.5 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान उनके घर पहला बच्चा जन्म लेता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था कि उसकी अचानक मौत हो जाती है। इस सदमे के बाद दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी, खुद को संभालने की कोशिश की और कहा कि जिंदगी में ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। शिवा पहले ही बहुत दुख और परेशानियां झेल चुका था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की,
कुछ समय बाद उनके घर एक और बच्चा पैदा होता है, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। कुछ ही महीने बीते थे कि दूसरे बच्चे की भी मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ पति और पत्नी ही रह जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख की बातें साझा करते थे, एक दूसरे का सहारा बनते थे। इसी बीच शिवा अपनी पत्नी मधु को समझाता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी एक दिन मधु अपने पति से एक बात कहती है। वह बताती है कि उसकी सगी मौसी जो थाना नाका क्षेत्र के राजेंद्र नगर में रहती है, जिनका नाम रंजना है, वह लिफाफे बनाने का काम करती है। मधु अपनी पति से पूछती है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं उनके घर जाकर इस काम में मैं उनका हाथ बटा सकती हूँ? वहां से थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे और वैसे भी अब मेरा मन घर में बहुत कम लगता है। जब शिवा ने यह बात सुनी तो उसने बिना किसी हिचक के कहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद मधु अपनी मौसी के घर जाना शुरू कर देती है और वहां लिफाफे बनाने का काम करने लगती है। चाहे लिफाफे बनाना हो या कोई और छोटा मोटा काम, यहीं से कहानी एक और नए मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद मधु वह काम अपने घर पर लाने लगती है। घर पर लाने के बाद वह वहीं बैठकर लिफाफे बनाने का काम करने लगती है। मधु की मौसी का एक लड़का होता है जिसका नाम था नीरज। नीरज का काम यह था कि जो लिफाफे तैयार होते थे उन्हें इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद दुकानों पर सप्लाई करना। अब मधु भी उस काम में उसके साथ लग जाती है। कभी वह मौसी के घर जाकर काम करती थी तो कभी अपने घर पर ही लिफाफे बनाने का काम खुद करती थी और कभी कभी अपने मौसी के लड़के यानी अपने मौसेरे भाई नीरज के साथ मिलकर दुकानों पर लिफाफों की सप्लाई भी किया करती थी। इसी तरह वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। काम करते करते उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती। वैसे तो वह रिश्ता भाई बहन का था, लेकिन बहन भाई होने के साथ साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई और फिर यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को भी इसका अंदाजा नहीं हुआ। धीरे धीरे मधु का अपने घर पर ध्यान कम होने लगा। उधर उसका पति शिवा कई बार अपनी नौकरी के सिलसिले में कई कई दिनों के लिए घर से बाहर भी चला जाया करता था। इसी बीच एक तारीख आती है, 16 अक्टूबर 2016। इस दिन शिवा सक्सेना अपनी पत्नी मधु से कहता है कि मैं आज काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा हूं। हो सकता है आज वापस न लौट पाऊं और कल लौट के आऊं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बात हो, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझसे फोन पर बात कर लेना। इस तरह वह अपनी पत्नी को समझाकर घर से निकल जाता है। जैसे ही शिवा घर से बाहर निकलता है, कुछ ही देर बाद मधु नीरज को फोन करके बुला लेती है। फोन आने के बाद नीरज सीधे घर के अंदर एंट्री करता है। घर में आने के बाद वह पूछता है कि जीजाजी कहाँ गए? मधु जवाब देती है कि जीजाजी घर से बाहर चले गए हैं और वो कल लौट के आएंगे। उसके बाद वह दोनों पूरी रात साथ रहते हैं। लेकिन कहानी में यही एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिवा जो घर से निकला था वह 16 अक्टूबर 2016 की उसी रात अचानक वापस लौट आता है। घर के बाहर खड़े होकर वह सोचता है कि क्यों इतनी रात में अपनी पत्नी को परेशान किया जाए। यही सोचकर वह मुख्य दरवाजे को फांदकर घर के अंदर चुपचाप प्रवेश कर जाता है। उसका इरादा था अपनी पत्नी को एक सरप्राइज देने का। सरप्राइज देने के लिए जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, उसे घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर उसे यकीन नहीं होता है कि घर के अंदर उसकी पत्नी के अलावा शायद कोई और भी मौजूद है। इसी शक के साथ उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। गुस्से में वह पूरे जोर से दरवाजा पर लात मारता है और दरवाजा एकदम से खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है उसे देखकर वह खुद हैरानी में पड़ जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी का रिश्ता
भाई बहन का माना जाता था, जिसके साथ वह काम करती थी, लिफाफे बनाती थी, उसी व्यक्ति के साथ वह एक आपत्तिजनक स्थिति में थी। और यही वो पल था जिसने पूरी कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। दोनों ही उस समय बिना कपड़े के थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। यह दृश्य शिवा को इतना ज्यादा असहनीय और बुरा लगता है कि वह सीधे अपनी पत्नी मधु के पास जाता है। गुस्से में वह उसे एक दो थप्पड़ मार देता है। मधु अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगती है कि जैसी बात तुम समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। वह कहती है, आप परेशान मत होइए, यह सब वैसा नहीं जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच जब नीरज बोलने लगता है तो शिवा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में शिवा नीरज को भी एक दो थप्पड़ मार देता है। अब जब मधु और नीरज अपनी आंखों के सामने शिवा को पीटते हुए देखते हैं तो दोनों अचानक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे शिवा को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं और उसकी वहीं पर हत्या कर देते हैं। उस रात शिवा हमेशा के लिए मर जाता है। उसकी लाश वहीं घर के अंदर पड़ी रहती है। अब उन्हें रोकने वाला और टोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस लाश का क्या किया जाए, लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए और कैसे। पूरी रात इसी उधेड़बुन में निकल जाती है। रात गुजरने के बाद दोनों सुबह होते ही घर से बाहर निकलते हैं और जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम किया करते थे वैसे ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम खत्म करने के बाद फिर से घर वापस लौट आते हैं। नीरज का इस घर में आना जाना पहले से ही था। आसपास के लोगों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि सब जानते थे कि वह मधु की मौसी का लड़का है। भाई जैसा रिश्ता है इसलिए किसी को कोई शक नहीं होता था। लेकिन अगले ही दिन मधु और नीरज एक भयानक फैसला लेते हैं। वे शिवा की लाश को लगभग 3 टुकड़ों में काट देते हैं। 3 टुकड़े करने के बाद वे तय करते हैं कि क्यों ना घर के अंदर जो सेप्टिक टैंक है यानी शौचालय की टंकी है उसी के अंदर लाश को डाल दिया जाए, यानी उसी घर के अंदर उसकी कब्र बना दी जाए। आखिरकार वे दोनों इस काम को अंजाम देते हैं। सब कुछ करने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर 19 अक्टूबर 2016 की तारीख आती है। यह दिन करवा चौथ का त्योहार था। मधु करवा चौथ का व्रत रखती है। जब आसपास की महिलाएं उनसे पूछती है कि तुम्हारा पति शिवा कहाँ है, तो वह जवाब देती है कि वह नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं, आज नहीं आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनके लिए व्रत जरूर रखूंगी। वह पूरी विधि विधान से व्रत रखती है। आसपास की महिलाएं भी उस व्रत में शामिल होती। घर में खुशियों के गीत गाए जाते। किसी को भी इस बात का जरा से भी अंदाजा नहीं था कि इस महिला ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसी घर के अंदर सेप्टिक टैंक में उसे दफना दिया है। आखिरकार करीब 15 दिन बाद उन्हें एक मौका मिलता है। मधु मकान मालिक से संपर्क करती है और कहती है कि हम यह मकान छोड़कर जा रहे हैं। यहां से थोड़ी दूर पर हमें एक अच्छा मकान मिल गया है, अब हम वहीं रहना चाहते हैं। मकान मालिक को इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता है। करीब 15 दिन बाद वह मकान छोड़ देती है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। नई जगह पर नीरज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। सबको यही लगता था कि नीरज या तो उसका शौहर है या पति है। इस तरह नीरज का आना जाना बिना रोक टोक चलता रहा। जिंदगी ऊपर से एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। एक दिन मधु का सगा भाई मोहित उससे संपर्क करता है। यह तारीख थी 12-13 नवंबर 2016। मोहित पूछता है कि मैं जीजा जी को कई बार फोन किया लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, बात भी नहीं हो पा रही है, तो फिर जीजा जी आखिर गए कहां? और यही सवाल आगे चलकर पूरी सच्चाई को बाहर लाने वाला था। मोहित लगातार अपनी बहन मधु से कह रहा था कि कम से कम एक बार शिवा के बारे में साफ साफ बता दो, मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है।
लेकिन मधु हर बार यही कहती रही कि मुझे खुद पता नहीं है और मेरा भी संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। जब मोहित की जिद और सवाल दिन ब दिन बढ़ने लगे तो आखिरकार 12 नवंबर 2016 को मधु एक प्रार्थना पत्र लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन मंडियाब पहुंचती है। थाने में वह दरोगा के सामने जाती है और रोते हुए यह कहानी सुनाती है, साहब मेरे पति कई दिनों से लापता है। दरोगा उसकी बात सुनता लेकिन इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितनी गंभीरता से उसे लेना चाहिए था। वह बस इतना कहता है, ठीक है देखेंगे, पूछताछ करेंगे। इसके बाद मधु चुपचाप थाने से निकल जाती है। ना तो दरोगा ने यह जानने की कोशिश की वह महिला असल में कौन है और ना ही मधु ने दोबारा थाने जाने की कोई कोशिश की, क्योंकि सच यह था कि जिसे वह ढूंढने का नाटक कर रही थी उसे वह खुद ही ठिकाने लगा चुकी थी। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन शिवा का यूं अचानक लगातार गायब रहना अब लोगों को खटकने लगा था। जहां जहां शिवा नौकरी करता था, जिन जिन लोगों से उसका संपर्क था, सभी उसके बारे में पूछने लगे। हर सवाल के जवाब में मधु कोई नया बहाना बना देती थी। कभी कहती नौकरी पर गए हैं तो कभी कहती गांव चले गए हैं। आखिरकार वक्त और आगे बढ़ा और तारीख आई 26 फरवरी 2017 की। इस दिन शिवा के मामा जनकराज को यह यकीन हो गया था कि उनका भांजा यूं ही कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि उसे गायब किया गया है। वे सीधे थाने पहुंचते और पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं कि उनका भांजा करीब 4 से 4.5 महीने से लापता है। थानेदार अब इस मामले को गंभीरता से लेता है। पुलिस अपने सूत्र सक्रिय करती है, जांच शुरू होती है। जांच में सबसे पहले मधु का नाम सामने आता है और उसके बाद नीरज का भी नाम सामने आता है। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है। सख्ती से पूछताछ होती है। पूरी कहानी एक साथ नहीं बताई जाती, लेकिन इतना जरूर कबूल हो जाता है कि लाश उसी पुराने किराए के मकान में है। पुलिस उन्हें उसी पहले वाले मकान पर ले जाती है। घर के अंदर पहुंचते मधु सीधे सेप्टिक टैंक के पास खड़ी हो जाती है। वही नीरज सीढ़ियों से ऊपर छत पर चढ़ जाता है और आराम से टहलने लगता है। पुलिस को लगता है कि शायद वह किसी चीज की ओर इशारा करेगा या कुछ बताने वाला है, लेकिन अचानक नीरज छत के पीछे की ओर बढ़ता है जहां एक गंदा नाला था और फिर अचानक वह उस नाले में कूद जाता है। यहीं से इस कहानी का सबसे सनसनीखेज मोड़ शुरू होता है। नीरज नाले में छलांग लगाकर वहां से भाग निकलता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि जहां वह कूदा था वह जगह बेहद गंदी थी, तेज दुर्गंध थी और किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस गंदे नाले में उतरकर उसे पकड़ने की कोशिश करे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, लाश आखिर है कहां? महिला की निशानदेही पर पुलिस सेप्टिक टैंक की ओर जाती है। नगर निगम की टीम को बुलाया जाता है। करीब 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेप्टिक टैंक के अंदर से 3 टुकड़ों में बटी हुई एक इंसान की लाश बरामद होती है। लाश बाहर निकलते मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ सन्ने रह जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है। डीएनए टेस्ट होता है और यह पुष्टि हो जाती है कि यह लाश शिवा सक्सेना का ही है। अब पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। दूसरी तरफ नीरज की तलाश लगातार जारी रहती है। पुलिस नीरज के घर पहुंचती है जो थाना नाका क्षेत्र राजेंद्र नगर में स्थित था। वहां नीरज की मां रंजना से पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा बेटा कहां है। जब रंजना एक नई कहानी सुनाती है, वह कहानी नीरज मेरा सगा बेटा नहीं है। हमारे घर के पीछे एक मलिन बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी है, वहां रहने वाला एक बच्चा था। मुझे उसकी आदतें अच्छी लगती थी, उसके काम करने के तौर तरीके अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने उसे गोद ले लिया था और तभी से वह मेरे साथ मेरे ही बच्चों की तरह रहता था। मुझे नहीं पता था कि वह कब इस अपराध को अंजाम देकर भाग गया। अगर आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए। साल 2026 आता है, जनवरी का महीना होता है और इस घटना को करीब 9 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन नीरज अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगता। हालांकि पुलिस मुख्य आरोपी
मधु को गिरफ्तार कर लेती है। मधु को जेल भेज दिया जाता है। मामला अदालत तक पहुंचता है। चार्जशीट दाखिल होती है, सुनवाई होती है और तारीख आती है 19 जनवरी 2023। अदालत अपना फैसला सुनाती है। मधु को उम्र कैद की सजा दी जाती है। साथ ही उस पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। यानी जब तक वह जिंदा रहेगी उसे सलाखों के पीछे रहना होगा। हालांकि उसके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प अभी भी है। हो सकता है कभी वह बाहर भी आ जाए, लेकिन उसके दामन पर लगा यह दाग शायद कभी मिट पाए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। नीरज आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा। पुलिस उसके लिए कहीं ना कहीं जाल बिछाए बैठी है और जब वह जाल में फंसेगा तो यह खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूंगा कि अपराध से भरी इस दुनिया में खुद का और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। खुश रहें, सुरक्षित रहें और क्राइम रिकॉर्ड चैनल परिवार का सदस्य बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें एवं वीडियो को लाइक करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अपराध की सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।